करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं वो ये है कि क्या देश में घुसपैठियों की तादाद तकरीबन 30 लाख है, क्योंकि जिस तरह से अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं एनआरसी के, असम में 40 लाख लोग थे जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं था, जिसमें अब तक सिर्फ 10 लाख लोगों ने अपना दोबारा आकलन का नाम भरा है। 30 लाख लोग इस पर बेपरवाह हैं। तो क्या, जो दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि कहां से आ गए 30 लाख घुसपैठिए असम में? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा दीगर है। क्या असम में 30 लाख घुसपैठिए आ चुके हैं और कहां से आए हैं? इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या अब देश भर में घुसपैठियों की शिनाख्त करना आवश्यक है? क्या देश भर में घुसपैठियों को शिनाख्त करना चाहिए? क्या इसकी एक नई मुहिम छेड़नी पड़ेगी? और एक आखिरी सवाल, क्योंकि राजनीति दरअसल होती है हर मुद्दे पर, क्या एनआरसी बहाना है, वोट बैंक निशाना है? क्या एनआरसी बहाना है, वोट बैंक निशाना है? इसी पर हम कर रहे हैं विस्तृत चर्चा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से तरुण चुग जी मौजूद हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से मौजूद हैं, अब्दुल हाफिज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, संगीत रागी जी संघ के विचारक इस वक्त हमारे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से और मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। तरुण चुग जी, 30 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने असम में अपने आकलन को सामने नहीं रखा है कि क्या वो एनआरसी के लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, क्योंकि 40 लाख लोगों के इस लिस्ट में शामिल न होने की बात कही जा रही थी और महज एक हफ्ता बचा है। तो क्या एक हफ्ते में 30 लाख लोग अपने आप को एनआरसी लिस्ट में शामिल करने के लिए तमाम दस्तावेज जमा कर पाएंगे? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा है कि जो तो भारत के नागरिक हैं उनको मौका दिया गया है, मौका दिया जाएगा, लेकिन जो लोग भारत के नागरिक ही नहीं है और वहां घुसपैठिए की भूमिका में बैठे हैं, उन्हें डिटेक्ट कर भारत से बाहर भेजा जाएगा। ये निश्चित रूप से हमारा संकल्प है कि इस देश के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति को चांस दिया जाएगा। वो कुछ ना कुछ अपने बारे में जो जानकारियां उसके पास है वो देश के जमा कराए, नेशनल रजिस्टर में अपना नाम नोट कराए, और जो नेशनल रजिस्टर में नाम नोट नहीं करा रहा इसका मतलब वो बाहर का है। तो यही बड़ा मुद्दा है, यही जो नेशनल रजिस्टर में अपना नाम दर्ज नहीं करा रहा, क्या वो बाहर का है? इसी मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं। तो इसलिए आलोक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये पिछली सरकारों की वोट बैंक की राजनीति है कि आज असम में 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है कि असम के निवासी है भी कि नहीं? देखिए, मैं समझता हूं अजय जी, संवेदनशील विषय हमेशा से रहा है। ये किसी की वोट बैंक की राजनीति रही हो ना रही हो, लेकिन हम 4.5 वर्ष अभी मोदी जी की सरकार के रहे, 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के रहे। हम तो पूछ रहे हैं कि गुजरात का चुनाव होता है तो रंगणिया की बात करते हैं, उसके बाद आप बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। आसाम का चुनाव आता है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। 4.5 साल का जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, 1800 कुछ लोगों को आपने मात्र बांग्लादेश भेजा है, जबकि यूपीए के समय में 87,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा था। हम एक जानना चाहते हैं कि कोई एक चिट्ठी, कोई एक पत्र बांग्लादेश की सरकार को इन्होंने लिखा हो कि इसको वापस भेजा जाए? कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो PIL 30 लाख लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार का कोई रिप्लाई नहीं जा रहा। आलोक जी, ये 30 लाख लोग जो हैं, आलोक जी, इन 30 लाख लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूं एक हफ्ता और है, और पिछली जब एनआरसी का रजिस्टर आया था, जिस पर कई दिन तक हमने टीवी डिबेट्स की, अजय जी आपने भी देखा होगा, आप बहुत वरिष्ठतम पत्रकार हैं, कि उसमें बहुत से ऐसे लोग भी छूट गए थे जिन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए, जो तमाम वहां पर पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए और बीजेपी के सिटिंग एमएलए का नाम नहीं था। तो अभी एक बार रिवीजन आने दीजिए। अभी 30 लाख है, अभी तो बीजेपी के लोग पहले कहते थे कि 1.5 करोड़ आंकड़ा है, ये 30 लाख है। 30 लाख में से भी 1 लाख एक हफ्ते में कितने लोग आते हैं? मेरा दूसरा सवाल यहां पर यह आता है कि बॉर्डर फेंसिंग का काम, एनआरसी का काम, आइए हम बॉर्डर फेंसिंग पर बात में करेंगे, लेकिन अभी हम इन 30 लाख लोगों के बारे में जरा ये समझ लें कि दरअसल ये क्या है। विजय शंकर तिवारी जी, आपने सवाल जो पूछा था ना अजय जी, बिल्कुल, कि ये कहां से आ गए, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। चलिए, मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले जरा 30 लाख पर बहस कर लेते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, ये 30 लाख लोग जो है, बताइए आए कहां से? आपने कहां से मंगा के हिंदुस्तान में बसाए हैं? अच्छा लगता है कांग्रेस ने कहां से बसाए हैं, ये बता दीजिए लोग। अरे भाई, कहां से बना दिए? क्या कांग्रेस कार में बैठा के ले आई उनको? बॉर्डर पोरस थे,
71 में पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े किए उस समय पर भागे नक्सली लोग, इसीलिए 1971 की डेडलाइन रखी गई। ये लोग रह रहे हैं उन कॉलोनियों का नाम इंदिरा गांधी एक उत्तर नहीं दे सकते। बस्ती है, क्या किया, राजीव कॉलोनी है, नेहरू बस्ती है, गांधी कॉलोनी है। याद आ जाता चुनाव आता। अरे वो बताइए ना, वो आपके कार्यकाल में क्यों आप उनकी शरणस्थली बने हैं, क्यों आप उनको बचाना चाह रहे हैं, क्यों इस देश के अंदर घुसपैठियों की शरणस्थली इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है? केवल हिंदू बताइए हर चीज को क्या आपको क्या दिक्कत है हिंदुस्तान का रजिस्टर बने, नेशनल रजिस्टर बने, आपको क्या दिक्कत है? बताइए देश की जनता को, उनको भगाइए बाहर। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, क्यों रोका है, भगाइए बाहर। मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, प्लीज क्षमा कीजिएगा, मैं आप दोनों के बीच में आऊंगा। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी ये बताइए, भारत को धर्मशाला, विजय शंकर तिवारी जी यही मुद्दा, क्या हिंदुस्तान धर्मशाला है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने यह इस बात को स्पष्टता से कहा, क्या हिंदुस्तान धर्मशाला है? हिंदुस्तान पर पहला हक भारतीय नागरिकों का है। 30 लाख लोग हैं असम में जिन्होंने अभी तक 1 हफ्ते का वक्त ही बचा है अब, और अभी तक उन्होंने एनआरसी लिस्ट में शामिल होने के लिए अपना दस्तावेज पेश नहीं किए। क्या आप ये मानते हैं कि 30 लाख ऐसे लोग हैं जो आज असम में हैं जो घुसपैठिए हो सकते हैं? विजय शंकर तिवारी जी। अजय जी, केवल 30 लाख नहीं है, ये तो केवल आसाम में 40,700,000 ये बताए गए थे। सारे देश भर में हैं। आप बिहार में चले जाइए वहाँ पर हैं, आप दिल्ली में चले जाइए यहाँ पर हैं, आप झारखंड में चले जाइए वहाँ पर हैं। देश के कोनों कोनों पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर हैं, अराजकता फैला रहे हैं। ये देश जानता है, स्थानीय जनता जानती है, चीख रही है, चित्कार करती रही है, इसके बाद भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। आसाम सरकार ने, मैं कह रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने वहाँ पर कितने घुसपैठिए अवैध हैं, ये एक रचना, एक ये संख्या लोगों को बताइए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग घुसपैठियों को जब निकालने की बात आती है उनके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक ये वोट बैंक की राजनीति देश के हितों पर हावी हो रही है। क्यों नहीं सरकार के साथ खड़े होकर के जितने यहाँ अवैध घुसपैठिए हैं उनको निकालने की बात करते हैं, आंकड़े देना शुरू कर देते हैं कि हमारी सरकार ने 89 निकाले, इन्होंने 18 नहीं निकाले। हम कहते हैं एक मुश्त भारत में जितने आलोक जी और चुग साहब, आप दोनों से आग्रह करूंगा, मैं आग्रह कर रहा हूं आप दोनों से, कृपा करके हम एक दूसरे की बात बीच में न रोकें, वरना अन्यथा बड़ी दिक्कत हो जाती है, किसी को समझ में नहीं आता कि कोई क्या कह रहा है। हाफिज गांधी जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या आज समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो 30 लाख लोग जो असम में हैं, जिन्होंने अपने आप को एनआरसी लिस्ट में शामिल करने की कोई अभी तक एक इंक्लिनेशन भी नहीं दिखाई है, ये वो लोग हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है, ये वो लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, या दरअसल कांग्रेस की तरह आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर राजनीति कर रही है? अब्दुल हाफिज गांधी जी। देखिए अजय जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब ये फाइनल ड्राफ्ट आया था जुलाई 30 को, तो अमित शाह जी ने उसके बाद कहा था कि 40 के 40 लाख घुसपैठिए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए उन सभी को घुसपैठिया कह दिया। अभी 10.25 लाख लोगों ने अपने क्लेम्स जो है दिए हैं, उसके बाद 1 हफ्ता बचा है, अभी और भी क्लेम्स आने बाकी है। यानी कि 40 लाख में सभी घुसपैठिए नहीं है, गलत मुठ कर सभी घुसपैठिए नहीं है। जो घुसपैठिए हैं वो बाहर जाने चाहिए। सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की शक्ति रखिए, सुनने की शक्ति रखिए। पर आप झूठ मत बोलिए ना, उन्होंने कहा हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो घुसपैठिया है वो बाहर जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अभी तक बांग्लादेश से कोई भी वार्तालाप नहीं किया है, क्योंकि ये लोग कहां जाएंगे? ये लोग अल्टीमेटली तो बांग्लादेश जाएंगे। लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांग्लादेश से कोई वार्तालाप नहीं किया है। दूसरा, ये क्लेम्स हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन कितने आए हैं? मैं आपको बता दूं कि 233 ऑब्जेक्शन आए हैं। यानी गलत जो नाम इंक्लूड कर लिए गए हैं। जो पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्शन की तादाद सिर्फ 233 है। बिल्कुल इतना कम तादाद में ऑब्जेक्शन आए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलत नाम छूटे हैं, सही नाम और भी छूटे हैं। तो ये इसमें बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि चर्चा की आवश्यकता है। अभी चर्चा की आवश्यकता है। संगीत रागी जी, बल्कि चुप साहब, मैं आ रहा हूं। संगीत रागी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस पूरे मामले पर चुप साहब आज्ञा दीजिए, प्लीज आज्ञा दीजिए, कम से कम एक बार सबसे बात कर लूं, उसके बाद आप लोग आपस में बहस कीजिएगा। जी एक सेकंड, मुझे सिर्फ संगीत रागी जी, भारतीय जनता पार्टी पर आज विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि इसके आधार पर राजनीति हो रही है। चलिए राजनीति की बात अलग छोड़ते हैं,
लेकिन आज क्या संघ परिवार की तरफ से यह मान्यता है कि 30 लाख या उससे ज्यादा संख्या असम में उन लोगों की हो सकती है जो दरअसल घुसपैठी हैं, क्योंकि इनके पास शायद कोई दस्तावेज नहीं है साबित करने का कि वो असम के मूल निवासी हैं? देखिए अजय जी, आप मुझे समय बाद में मत दीजिएगा, लेकिन गौर से सुन लीजिए, और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई हस्तक्षेप करे जी। देखिए, इस देश में बांग्लादेशियों की संख्या कोई 30 लाख नहीं है। इस देश में कम से कम 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। श्रीमान जायसवाल जी जो यूपीए के समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी आंकड़ा एक रखा था, 1.25 करोड़ का आंकड़ा, 1.25 करोड़ का आंकड़ा रखा था। उससे पहले इंद्रजीत गुप्त जो थे वो सीपीआई के लीडर थे और होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा था। सरकार का क्या आंकड़ा है? 4.5 साल हो गए आपकी सरकार को आए हुए। यार, आपके साथ तो बदतमीजी का एक हिसाब ही नहीं है। सरकार का कोई आंकड़ा आप सिर्फ बदतमीजी के अलावा और कुछ नहीं। मैंने पहले भी बोला था कि आप बदतमीजी के अलावा और कुछ नहीं है। आपकी सरकार का क्या आंकड़ा है? अरे सुनना तो सीखो। अच्छा, you are too junior for me to engage with you. हमें व्यक्तिगत टिप्पणियां छोड़िए। आलोक जी, आरएसएस के लोग, आलोक जी आग्रह है, आलोक जी आग्रह। मैंने आपको हस्तक्षेप नहीं किया था मिस्टर आलोक शर्मा। एक बार सुन ले संगीत रागी जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप मेरे से क्यों कर रहे हैं? आप इनसे कहिए ना, जो आपके स्टूडियो में बैठ के जिस तरह आप इनको बोलिए कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू द पर्सन। आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं, व्यक्तिगत टिप्पणियां करना आप इनसे बात करा लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन। संगीत जी अपनी बात रखिए, संगीत जी अपनी बात। संगीत जी, नहीं, हम तो आपके सरकार का आंकड़ा पूछ रहे हैं। बीजेपी वाले भी बैठे हैं, जरा बताइए कितने घुसपैठ। अरे तो इतने गली मोहल्ले के प्रवक्ता जैसा चिल्लाने की जरूरत क्या है और गले लगाने की क्या जरूरत है? प्लीज सभ्यता से भी बात कर सकते हैं। अच्छा संगीत रागी जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। संगीत रागी जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप अपनी बात रख रहे थे। कहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। मैं सबसे कह रहा हूं, मैं हर किसी से, आप सब बहुत वरिष्ठ और गणमान्य वक्ता है, आप सबों को यह कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है कि हमें गरिमा बहाल रखनी चाहिए, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं। आइए व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें। संगीत रागी जी अपनी बात रखें। संगीत रागी जी अपनी बात रखें। आप इनसे बात करा लीजिए सर, हम नहीं बात कर सकते हैं। अच्छा, आप अपनी बात तो रखेंगे। मैं ऐसे तू मैं करने वाले लोगों के साथ बात नहीं कर सकता। आप आगे भी डिबेट को ले जाइए। रागी जी अपनी बात रखिए, प्लीज अपनी बात रखिए। आप क्या कह रहे थे? देखिए, आप ये कह रहे हैं दीजिए कौन तू मैं कर रहा हूं। 4.5 आलोक जी जरा थोड़ा सा धीरज रखिए ना। ऐसा है तो सही क्या कहना चाहते हैं संगीत रागी जी? देखिए, इस देश में कांग्रेस ने आसाम में और सीपीएम ने बंगाल में लेकर के देश के साथ विश्वासघात किया है। आसाम के इन्हीं के मंत्री थे, एक वरिष्ठ नेता थे देवकांत बरुआ। उन्होंने कहा था हम अली और कुली के सहारे जो है वो वहां पर शासन चलाते हैं। वहां पर आसाम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर साकिया ने वहां के विधानसभा के पटल पर यह कहा था कि इतने सारे 1 करोड़ बांग्लादेशी है। जिस दिन मुस्लिम संगठनों ने उनको थ्रेटन किया, विधानसभा पटल पर भी आकर के उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो वहां से घुसपैठ जो है हकीकत है। आलोक शर्मा जी, 1998 में कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट के जितने चीफ मिनिस्टर्स और जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी एक बैठक हुई थी, इसी दिल्ली में हुई थी। अच्छा, और उस समय भी घुसपैठियों की तादाद बताई गई थी और उसको रोकने की बात की गई थी। आप अपना ही डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए। दूसरी बात, उसका उत्तर दे दो ना आलोक जी। बस आलोक जी का जवाब तो दे दीजिए। संगीत रागी जी, आलोक जी का जवाब तो दे दीजिए। आज के हिसाब से क्या आंकड़ा है घुसपैठ? आलोक जी मैं आप ही का सवाल। पाप यह है कि आपने आईएमडीटी एक्ट बनाया ही घुसपैठियों को वहां रहने के लिए। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। आप जरा आईएमडीटी एक्ट के प्रोविजन पढ़ा लीजिए। संगीत रागी जी, कांग्रेस ने क्या क्या छोड़ दीजिए ये बताइए। संगीत रागी जी, आज की वस्तुस्थिति कर सकते हैं। संगीत रागी जी, आज की वस्तुस्थिति सरकार की देन ये है कि आज की वस्तुस्थिति क्या है? आसाम के अंदर घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया, आपने किसी भी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई नहीं किया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अहम काम किया, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके उनको बाहर भगाने। चलिए, मौलाना साजिद रशीदी नहीं है, मौलाना साजिद रशीदी, देश को गुमराह मत कीजिए। रशीदी जी, आज बुनियादी सवाल यह है कि क्या आज मुस्लिम तुष्टीकरण वोट बैंक के तौर पर इतना महत्वपूर्ण है कि असम में सरकारें इससे डरती रही हैं? और क्या घुसपैठियों को हिंदुस्तान में रहने देना मुसलमानों के हक में है? नहीं, देखिए, घुसपैठियों को रहने देना किसी के भी हक में नहीं है, ना मुसलमान के हक में ना हिंदू के हक में जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2-3 सवाल इसमें हैं जो कहीं ना कहीं हमें पूछना चाहिए और करना चाहिए जी। एक सवाल तो ये है कि घुसपैठियों को 2 नाम क्यों दिए जाते हैं?
अगर मुसलमान है तो वो घुसपैठिया है, हिंदू है तो वो शरणार्थी है। एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरे सवाल ये है कि जब आप बॉर्डर को मजबूत नहीं कर पाते और घुसपैठिए 20-20, 30-30 और 50-50 रुपए में घुस के आ जाते हैं, जब वो अंदर आ जाते हैं तब आप उनकी खबर लेते हैं भाई ये आए कहाँ से हैं। चौथी बात ये है, आप देखिए सिर्फ आसाम को नहीं, आप दिल्ली को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए। दिल्ली के अंदर 8 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए जी। क्या ये भी घुसपैठिए हैं? यूपी के अंदर करीब 9 लाख मुसलमानों के नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब हैं। क्या ये भी घुसपैठिए हैं? सवाल ये है कि हमारी जो व्यवस्था है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए एक मिनट आप दीजिए उत्तर। हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो खामियां हैं उस पर हम नजर क्यों नहीं डालते? अब आसाम में देख लीजिए, 8 आदमी अगर किसी परिवार में है तो 6 के नाम है, 2 के नाम नहीं है, बीवी का नाम नहीं है तो शोहर का नाम नहीं है, जो लोग पहले मंत्री रह चुके उनके नाम नहीं है, फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार के नाम नहीं है। ऊपर बड़ा सवाल यह उठता है कि एक ही परिवार के कुछ लोग उसमें शामिल हैं और कुछ नहीं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है तरुण चुग जी? और ये बात वहां बड़े पैमाने पर है तरुण चुग जी। और ये 30 लाख लोग वही हैं, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। ऐसा है मेरे बड़े भाई, ऐसा 30 लाख लोग वो नहीं हैं। हमने पूरा समय दिया है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो लोग डिटेक्ट होते हैं कि ये घुसपैठी हैं, उनका नाम रजिस्टर से डिलीट किया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। रही बात कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई कागजी कमी है, वो पूरी करने का समय दिया जाएगा। जनाबे वाला, बांग्लादेश ने बाकायदा उनको बांग्लादेशी मानने से इनकार कर दिया है। कहां डिपोर्ट करेंगे आप उनको? एक सवाल ये भी है, बांग्लादेश ने मना कर दिया कि हमारे नागरिक नहीं है। लगाते हैं मेरे भाई, कहां डिपोर्ट करेंगे बताइए? डिपोर्ट करेंगे ना? नहीं, कहां करेंगे? आपके सामने ही करेंगे। बड़े भाई कहां करेंगे वो तो बता दीजिए। जहां से आए हैं वो कहां से आए हैं वो बताएंगे। अरे कहां से आए हैं वो बता दीजिए। मेरा ऐसा है भाई साहब, बांग्लादेश ने तो मना कर दिया, पाकिस्तानी वो है नहीं, तो कहां डिपोर्ट करेंगे आप उनको? अधिकार खाने, आपके होम मिनिस्टर ने कहा है कि किसी को मारा भी नहीं जाएगा, तो फिर वो 30 लाख लोग जाएंगे कहां? अरे भाई आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे चिंता क्यों नहीं करेंगे? हम देश के नागरिक हैं भाई, देश के नागरिक हैं। ये सरकार का ही दायित्व नहीं है, ये हर नागरिक का दायित्व है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पर एक लेख लिखा और लेख में उसने कहा सिर्फ कहने से काम नहीं चलता बड़े भाई। हिटलर जो है वो यूरोप के लिए कहता था हमारे यहाँ जगह काफी नहीं रह गई है, ये बाहर जाएंगे, हमको जगह की जरूरत है। और ये आप बस अब मेरे ऊपर सवाल उठाइए, 97 मेरे ऊपर सवाल उठाइए, बांग्लादेश के आपके पास ने यहाँ सवाल मेरे ऊपर उठाइए और उसे बातचीत करके उसका नाम डिलीट करके उसको जहां से आया वहां डिपोर्ट किया जाए। जो मैंने सवाल उठाए कि आपके पास तरुण चुग जी, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं, बांग्लादेश सरकार से कितनी बार केंद्र सरकार ने बात की है बताइए। चलिए, अच्छा यही सवाल गंभीर नहीं है, यही सवाल तरुण चुग जी मैं आज आपसे पूछता हूं। आप सिर्फ इसको ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब आप ये कहते हैं कि आप लोगों को डिपोर्ट करेंगे, तरुण चुग जी, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि आप लोगों को डिपोर्ट करेंगे, तो सवाल यह उठता है कि उन्हें कहां भेजेंगे? क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी लोग शिनाख्त में आएंगे कि वो घुसपैठिए हैं, उनको भेजने का काम इतना आसान नहीं है। अन्यथा 4.5 साल में आप 18,000 लोगों को नहीं भेज पाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार में सिर्फ 900 लोगों को यहां से बाहर निकाला गया है। 900। 30 लाख लोग को भेजने में तो पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी। मेरे बड़े भाई, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिकल विल चाहिए। ये काम तो 1984 से 1971 से पेंडिंग चलता आ रहा है। हमने पॉलिटिकल विल करके उसको करके भी दिखाया है और डिपोर्ट करके भी दिखाएंगे। वहां आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, पार्टी की तरफ से अभी आपकी बात नहीं हुई होगी, लेकिन आरबीआई के गवर्नर का इस्तीफा देना अपने आप में सरकार के लिए एक संशय की स्थिति है। ऐसा इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 26 मई 2014 से देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री पूरी मेहनत से काम में लगे हैं। उन्होंने कई बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं, जिसकी बदौलत आज भारत एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। और विश्व के अंदर फ्रांस को पीछे छोड़कर और कई राष्ट्रों को पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़ा है। इसलिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्या ये कठोर कदम की वजह से उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया? उन कठोर कदमों से कुछ लोग नाराज भी हों, कुछ लोग
इस पर मेरा कुछ कहना नहीं है जब तक कोई पार्टी की लाइन नहीं आती, क्योंकि मैं तो आपके चैनल पे बैठा हूं, आपसे ये न्यूज सुनिए। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश मजबूत हाथों में है, देश की जनता को कहीं भी पैनिक नहीं होना चाहिए। आप आश्वस्त कर रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अभी तक कम से कम मैं अपने जर्नलिस्टिक इतिहास में कह सकता हूं कि पिछले 26 साल में मैंने किसी भी आरबीआई गवर्नर को मिड टर्म में इस्तीफा देते नहीं देखा है, और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है। आलोक शर्मा जी, 2 आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन और अब उर्जित पटेल मौजूदा सरकार से अपनी नाराजगी स्पष्ट कर चुके हैं। हालांकि उर्जित पटेल ने सरकार से नाराजगी की बात नहीं कही है, उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि आज कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मैं आलोक जी, मैं क्षमा चाहता हूं आलोक जी, मुझे बस 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी अभी कुछ कह रहे हैं इसी मुद्दे पर, 1 सेकंड सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूं जी। Is that it is, in my opinion, is resignation at this time would be wrong for the government, would be wrong for the economy, wrong for the Reserve Bank. So I think the Prime Minister should call him and find out from him what could be the personal reasons, and dissuade him from leaving. This is what I think the Prime Minister should do. But sir, some tension between Finance Ministry and well, that's always been there. Whenever there is an independent, non-rubber stamp Reserve Bank governor, there's always been problems. It's not new. But ultimately, they had a meeting and it was supposed to have been sorted out. So now I'd like to know what the issue is. I mean, if he's now saying personal reasons, we have to, the Prime Minister has to persuade him. सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, स्पष्ट तौर से उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री को उर्जित पटेल को बुलाकर जानना चाहिए कि आखिरकार ये व्यक्तिगत और निजी कारण क्या है जिनकी वजह से आरबीआई गवर्नर ने अपना इस्तीफा सौंपा है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए और सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। आलोक शर्मा जी, प्लीज अपनी बात कहिए। देखिए, मैं समझता हूं संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का एक और प्रकरण सामने आ गया है। अभी आरबीआई गवर्नर साहब के गले में बिल्कुल जिस तरह से इन लोगों ने दबाया था उसको कि हमें पैसा चाहिए आरबीआई से, उसी का नतीजा है। इन सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है। जिस तरह से आप राजकोषीय घाटे को लगातार बढ़ रहे हैं, एनपीए लगातार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया नोटबंदी के बाद, तो नोटबंदी के बाद से अब ये असर जो है बाई प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, एनपीए बढ़ रहा है, जीडीपी के झूठे आंकड़े आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत सरकार चला रहे हैं, हमने अर्थव्यवस्था के कड़े कदम उठाए, 57 रुपए पर डॉलर छोड़ा था, 75 पे पहुंच गया। पेट्रोल और डीजल पर 21 बार आपने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, एक इंडस्ट्री नहीं लगी आपके टाइम में। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की जो हालत खराब है ये देश के लिए चिंतनीय है। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी भी बात करें कि क्या निजी कारण हो गए, क्या अमित शाह जी का दबाव था, क्या अरुण जेटली जी का दबाव था, क्या आरबीआई के गवर्नर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा मेरे निजी कारण है? कैसे निजी कारण हो सकते हैं? क्या बीमार थे, क्या परिवार में कोई बीमार था, क्या निजी कारण हो सकते हैं? कोई निजी कारण नहीं है, सरकार का दबाव है। सरकार ने पूरी तरह से आरबीआई गवर्नर का गला दबा दिया। तरुण चुग जी, बहुत बड़ा आरोप सरकार पर। ऐसा है, आलोक जी की आदत है तिल का पहाड़ बनाने की। देश सुरक्षित हाथों में है, और ये जो कह रहे पैसा मांगा, अरे भाई तिल का पहाड़ ये पहाड़ नहीं है कि आरबीआई का गवर्नर रिजाइन कर रहा है, आप इसको तिल कह रहे हैं क्या? आलोक जी के पेट में दर्द क्यों हो रही? अरे आप सरकार, आरबीआई का गवर्नर रिजाइन करके जा रहा है, ये तिल मान रहे हैं इसको। आलोक जी, हिंदू मुसलमान करते रहिए पूरे देश में, वही बस पहाड़ है। कोला घोटाला लूटने के लिए, अरे चुनी हुई, बिना चुनी हुई सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं आई है। जो भी सरकार आती है चुन के ही आती है, लोग ही चुनते हैं उसको। आपकी ड्रामा मत कीजिए। आपकी 2G और उस पर क्या पकड़े चल रहे थे आप 4.5 साल से? क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? गवाह जो है भाषण भाषण भाषण, देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया, देश को लूटा है। तमाम योजनाएं रोज रोज 6-6 हजार करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री अपने प्रचार पर खर्च कर देते हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, इकोनॉमी का रेंग अप इंडिया कर दिया आप लोगों ने। देश में नहीं आई है,
देश इकोनॉमी को रेंग ऑफ इंडिया कर दिया, में भारत आगे बढ़ा है, आपको दिख नहीं रहा। इटली का चश्मा, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और इनका भाषण भी चरम पर है। चश्मा जो आपने सोनिया गांधी का दिया डाला है ना, किसान आत्महत्या कर रहा है, बॉर्डर पर फौजी मर रहा है, स्टूडियो में हिंदू मुसलमान चाहता हूँ। आइए जरा हम बाकी ये बजरंग बली की जातियां बताते घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती लोगों को। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर, इनका इस्तीफा देना सरकार के लिए अच्छे संकेत तो नहीं हो सकते, कम से कम ये तो मंदबुद्धि का व्यक्ति भी कह सकता है। देखिए मैं ये नहीं जानता हूं कि दोनों में टकराव था, लेकिन आपको मनमोहन सिंह जी की बात याद दिलाता हूं। जब ये बात चल रही थी कि वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच में मुद्दों पर मतभेद है जी, तो इस पर मनमोहन सिंह जी ने ही कहा था कि अंतिम में जो बात होनी चाहिए, जो सुपेरिटी है, वो वित्त मंत्री का ही होना चाहिए, बिल्कुल वही सरकार, क्योंकि उसके लिए अकाउंटेबिलिटी आखिर सरकार की ही बनती है। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए, रघुराम राजन को दो रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात की गई, तो रघुराम राजन को एक्सटेंशन नहीं दिया गया था। नहीं, एक्सटेंशन नहीं, एक मिनट सुन, रघुराम राजन ने भी सरकार की कई नीतियों पर बहुत सवाल खड़े किए, लेकिन और उन्होंने जाते जाते बहुत कलई खोलने की कोशिश की। देखिए, मैं आपको बताऊं कि रघुराम राजन ने यह भी कलई खोलने की जी कि एनपीए का जो एक्सपेंशन सबसे ज्यादा हुआ वो यूपीए के समय हुआ था, इस सरकार के समय नहीं। जानकारी मौजूदा सरकार को 2014 में दे दी गई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर से बात कही थी। एक बार और बात बता दूं कि जो बजट डेफिसिट है, जिसकी आप अभी आलोक जी बात कर रहे थे, वो थोड़ा आंकड़ों को गलत बता रहे हैं। बजट डेफिसिट जो है वो कमा है इस सरकार में, और ग्रोथ रेट भी बढ़ा है। आपकी सीधी दूसरी एक और बात, आप इसको कैसे देखते हैं? दुनिया में देना क्या आज सरकार के ऊपर टिप्पणी है या नहीं? नहीं, मैं देखिए, दो संवैधानिक संस्थाओं, आखिर वित्त मंत्री भी संवैधानिक संस्था के एक हिस्से हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो हिस्से हैं। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी भी एक अपनी ऑटोनॉमी है। लेकिन इन दोनों के बीच में यदि मुद्दे को लेकर के मतभेद है, और ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो रिजर्व बैंक जो है वो पैसे जारी नहीं किए हैं सरकार के लिए, पहले भी हुआ है। ये कोई पहली बार कोई सरकार मांग कर रहा है, ऐसा नहीं है। सरकारों पर बड़ा आक्षेप किया गया था। नहीं, याद कीजिए चंद्रशेखर की सरकार जिसने सोना गिरवी रखा था, और यही कहा गया था कि एक सरकार जो सोना गिरवी रख सकती है वो देश को गिरवी रख सकती है। अजय जी, गलत मत कंफ्यूज कीजिए। इस समय आपके पास फॉरेन रिजर्व्स ओवरफ्लोइंग है, आप ये मत कहिए। उस समय आज आप समाजवादी पार्टी आज यदि किसी से युद्ध में भी आप जाएंगे तो आपके पास इतने इंपोर्ट 6 महीना तक आप लगातार समझा जाए कि मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारी स्थिति वो हो गई है जो चंद्रशेखर सरकार के समय थी, लेकिन उस वक्त भी सरकार ने ऐसे ही ड्रास्टिक फैसले लिए थे। देखिए, उस समय देखिए कोई, मुझे नहीं लगता है, एक पीटर ड्रकर का मैं नाम याद करके रहा हूं, बहुत बड़े मैनेजमेंट थिंकर थे, उन्होंने कहा मैं टॉप पोजीशन पर ऐसे आदमी को नहीं रखूंगा जो गलती नहीं कर सकता है। नीतियों में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए। मैं क्षमा चाहता हूं, सुभाष शिर्के जी, सुभाष बताइए क्या जानकारी है? सुभाष। देखिए, ये अजय जी, ये पूरा जो मसला है वो 3.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देने का मुद्दा था, और रिजर्व बैंक पर इस पर लगातार सरकार दबाव बनाते आ रही थी, क्योंकि सरकार को ये लग रहा था कि रिजर्व बैंक के पास सरप्लस फंड है, और ये सरप्लस फंड में से कुछ पैसे जो है वो केंद्र सरकार को दिए जाएं। इसको लेकर अनबन चल रही थी उर्जित पटेल और फिनेंस मिनिस्टर के बीच में। 50,000 करोड़ रुपया जुलाई महीने में ही, अगस्त महीने में ही रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सौंप दिया था, लेकिन केंद्र सरकार और ज्यादा पैसे मांग रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि जो छोटे और मध्यम उद्योग है वो कहीं ना कहीं खस्ता हाल में है और उनको ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। ये गवर्नर इस बात को मानते भी थे। मेरी उनसे बात हुई जब रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब मैंने उनको सवाल पूछा था क्या इसके बारे में 3.5 लाख करोड़ के बारे में कोई फैसला हुआ है क्या, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया था तब। तो ये जो मुद्दा था, 14 तारीख को आरबीआई की बोर्ड मीटिंग है और इसमें ये मुद्दा फिर से आने वाला था, और यही कारण है कि इसके पहले ही उर्जित पटेल इन्होंने इस्तीफा दिया। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब्दुल हफीज गांधी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपकी क्या प्रतिक्रिया है आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे पर?
देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं या संवैधानिक संस्थाएं, उनको कमजोर करने की कोशिश है। पहले भी हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर निकले और उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। फिर हमने सीबीआई वर्सेस सीबीआई देखा, फिर हमने देखा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, फिर हमने देखा कि किस तरह से लोकायुक्त भी बीजेपी की सरकारों में अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, लोकपाल बिल बन के जो है उसके बाद लोकपाल अपॉइंट नहीं हो पाया है। तो जितने इलेक्शन कमीशन का हम हाल देख ही रहे हैं, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसका भी हम हाल देख रहे हैं। अभी एक सेना के जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो सर्जिकल स्ट्राइक था उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसको हम केंद्र सरकार कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। और जो इन संवैधानिक संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त है, इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी प्राप्त है, उस ऑटोनॉमी पे कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक छोटा जवाब दीजिए, इसके बाद में अगर मतभेद था तो मतभेद में कोई इस्तीफा समाजवादी पार्टी का भी करारा प्रहार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार पर तो सॉर्ट आउट किया जा सकता था। जितनी बड़ी संस्था रिजर्व बैंक है, उससे बड़ी संस्था मंत्रिमंडल है। ये मत भूलिए, ये देश के 125 करोड़ चुने हुए लोगों द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल है और पूर्ण बहुमत की सरकार का मंत्रिमंडल है। उसका फाइनेंस मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। केवल यही कही जाना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। और जो पैसा देश के उद्योग को उभारने के लिए, सूक्ष्म उद्योग को उभारने के लिए और मध्यम उद्योग को उभारने के लिए अगर कहा जाता है, तो मेरे मित्र को इस पर इतराज नहीं होना चाहिए। ये पैसा आप पैसा किसको दे रहे हैं, किन उद्योगपतियों को दे रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। आपकी औद्योगिक नीति क्या है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, ये पूरा देश जानता है। और किन औद्योगिक घरानों को आप फायदा देना चाहते हैं, वो पूरा देश जानता है। तो आपकी जो पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कारपेट उठाने के लिए नहीं दे रहे आपको, आपकी पॉलिसीज किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर आप किसानों को बीमा देते हैं तो उससे ज्यादा बीमा लेती हैं। तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम करने वाले हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं को स्वायत्तता दीजिए, ऑटोनॉमी दीजिए। आप अगर चुनकर आ गए तो इसका मतलब आप संविधान से ऊपर नहीं हैं। संवैधानिक संस्थाओं को अपनी स्वायत्तता प्राप्त है, आप उनकी स्वायत्तता को मार नहीं सकते। क्या मंत्रिमंडल संवैधानिक संस्था नहीं है? तरुण चुग जी जरा सुनिए, संस्था है, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। मंत्रिमंडल की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो ऑल पावरफुल नहीं है। मुझे क्षमा कीजिएगा, आज लगता है ब्रेकिंग न्यूज का ही दिन है। मुझे क्षमा कीजिएगा, आज लगता है ब्रेकिंग न्यूज का ही दिन है। बड़ी खबर आ रही है, विजय मल्ल्या के प्रत्यार्पण को हरी झंडी मिली है यूके की अदालत से। ब्रिटेन की अदालत से विजय मल्ल्या के प्रत्यार्पण को हरी झंडी मिली है। बड़ी खबर, एक के बाद एक, 2 बड़ी खबर अभी सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर, उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। और दूसरी तरफ विजय मल्ल्या जो कि लंदन में भगोड़े के तौर पर जी रहे थे, 9,000 करोड़ के घोटाले का बड़ा आरोप उनके ऊपर है। उनके प्रत्यार्पण को हरी झंडी मिल गई है। ब्रिटेन की अदालत ने उनके प्रत्यार्पण को हरी झंडी दी है। बड़ी खबर अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी खबर अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विजय मल्ल्या के प्रत्यार्पण को मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब वो दिन दूर नहीं है जब विजय मल्ल्या को आप मुंबई के आर्थर रोड जेल में देख सकेंगे उनके प्रत्यार्पण के साथ ही, क्योंकि आर्थर रोड जेल में वहां उन्हें कैसे रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, जेल की परिस्थिति क्या है, इसका पूरा वीडियो ब्रिटेन की अदालत में जमा किया गया था। और उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार की अर्जी को मंजूरी मिली है और विजय मल्ल्या के प्रत्यार्पण को हरी झंडी मिली है। इसे मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी आज का दिन एक तरफ झटके का भी है मोदी सरकार के लिए, तो दूसरी तरफ बधाई का भी। एक तरफ आरबीआई के गवर्नर ने अपना इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ विजय मल्ल्या के लिए एक वापस लाने का एक रास्ता। तो एक मिनट, मैं आ रहा हूं प्लीज। तरुण चुग जी, एक तरफ आपके लिए अगर बुरी खबर है तो दूसरी तरफ बड़ी अच्छी खबर यह कि आप विजय मल्ल्या को हिंदुस्तान ला पाएंगे। तरुण चुग जी, ऐसा है, मैं पहली वाली खबर बुरी है अच्छी है इस पे नहीं जा रहा, लेकिन ये खबर दूसरे वाली जो आप कह रहे हैं वो देश के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। और हमने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसने देश का माल खाया वो कहीं भी बैठा है, भारत लाया जाएगा। एक एक पाई, एक एक पैसा देश के खजाने में वापस जमा होगा, चाहे इसे कर्ज
कांग्रेस सरकार के समय में प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठियां जारी कर मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा प्रतिक्रिया के लिए, लेकिन संगीत रागी जी बहुत देर से इच्छुक है कुछ कहने के लिए। बहुत 30 सेकंड, इतना ही वक्त है मेरे पास। बस दो चीजें देखिए, इससे नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की धमक दिखती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी कि विजय माल्या को बीजेपी ने भगाया है, वो आरोप गलत साबित होता है। वो चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात थी। अब कांग्रेस को बहुत इस पर जवाब देना पड़ेगा। जब राज खुलेंगे तो ये 10 जनपद तक जाएगा और इनके सरकारों तक जाएगा। प्लीज जी 30 सेकंड, आलोक शर्मा जी 30 सेकंड। विजय माल्या हिंदुस्तान आएगा जी, बहुत अच्छी खबर है। हम भी चाहते हैं कि विजय माल्या जो है वो जल्द से जल्द भारत आए और बताएं कि अरुण जेटली साहब से पार्लियामेंट में क्या मिलकर गए थे और किसने भगाया था, और भगाने में इंटरपोल का नोटिस डिले होने में और तमाम चीजों में बीजेपी के कौन कौन से लीडर शामिल हैं। हम भी चाहते हैं वो जल्द आए और सारे राज उगने। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दो बड़ी खबर जो अभी न्यूज नेशन ने आपके सामने प्रस्तुत की। सबसे बड़ी खबर यह कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है सरकार को व्यक्तिगत कारणों की वजह से। और दूसरी बड़ी खबर यह कि विजय माल्या को प्रत्यार्पित कर ब्रिटेन से अब हिंदुस्तान लाया जाएगा। ब्रिटेन की अदालत ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन। छूने का आरोप